हैप्पी हनुमान जयंती। हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सभी को लख लख बधाइयाँ। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय सलोनी। बट एक छोटा सा सवाल है आप सभी से, क्या भारत में इच्छा मृत्यु को देना सही है, परमिशन देना उसकी सही है? आज इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लीगल इशू के बारे में हम बात करेंगे, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में आप सभी से कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूज़ में बहुत रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा इसके फैक्ट्स क्या हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरीश राणा के केस के बारे में। हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपके लीगल इश्यूज़ उसमें जो है उसके बारे में मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी, और क्या प्रैक्टिकलिटी रही उसमें, और आफ्टर 2018 के बाद ये फिर से इच्छा मृत्यु का जो क्वेश्चन है, ये फिर से हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में कैसे ये जजमेंट जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जेबी पर्दीवाला के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 11 मार्च 2026 को। और ये जो केस है ये आपके जुडिशरी में काम आ सकता है, आपके लीगल एसे में। ये जो इसमें जो केस में जो लीगल टॉपिक्स हैं वो आपके लीगल एसेज में काम आ सकते हैं, लाइक हरियाणा, लीगल एसेज लाइक राजस्थान, जो बहुत ज़्यादा एसे के लिए इसमें कुछ इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि वेदर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट कैन बी विड्रॉन। इसका मतलब है कि जो एक पर्सन जो है वो अगर वेजिटेटिव स्टेट में है, लाइक इन हरीश राणा केस, इन कोमा, वो अपने बारे में मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता, वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ किया जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया एसेज के लिए, पैसिव यूथनेसिया वर्सेस एक्टिव यूथनेसिया क्या है? राइट टू डाई विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और लास्ट नॉट द लीस्ट इशू जो इस केस में था, इज द फीडिंग ट्यूब जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है या राणा का जो केस है वो सीधा लिंक है हमारा 2011 सुप्रीम कोर्ट के केस से। उसका केस का नाम है अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट टाइम ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कस किया था यूथनेसिया के बारे में, जो मर्सी किलिंग है, जिसे हम हिंदी में इच्छा मृत्यु बोलते हैं, उसके बारे में पहली बार समझाया गया था कि मर्सी किलिंग क्या है, यूथनेसिया क्या है, और व्हाट इज़ एक्टिव यूथनेसिया एंड व्हाट इज़ पैसिव यूथनेसिया, एंड विच वन इज़ अलाउड इन इंडिया और परमिटेड इन इंडिया। और रिस्ट्रिक्टेड को अगर हम सिंपल मतलब समझें कि यूथनेसिया है क्या, अगर हम ले मैन लैंग्वेज में समझें, उसका मतलब है मर्सी किलिंग समवन आउट ऑफ मर्सी और गेट रिड ऑफ देयर पेन। मतलब जिस पेन में वो पर्सन है उसको उसके पेन को ख़त्म कर देना बेसिकली। क्या ये अलाउड है इंडिया में? क्या हम मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी को जाना दे सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो कि लाइफ एंड डेथ ऑलवेज हैंड्स इन गॉड ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या ये ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है कि वो उसको मतलब डेथ क्या ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट। यूथनेसिया भी बाइफिकेशन है उसका, 2 टाइप्स की यूथनेसिया होती है। फर्स्ट वन इज एक्टिव यूथनेसिया, सेकंड वन इज पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया मींस डूइंग सम पॉजिटिव एक्ट, कुछ भी पॉजिटिव एक्ट करके हम उस पर्सन को उस पर्सन की डेथ को कॉज कर रहे हैं, लाइक स्टैबिंग, शूटिंग, पॉइजनिंग। These are the active euthanasia, and I think these are all the offenses under Indian law in IPC or under the BNS. Second one is passive euthanasia. Passive euthanasia means like someone withdraw the life support system or withdraw the medical assistance of the patient to die with dignity. If done without consent, that is not allowed in India, but if done with consent, that is permitted in India. One is passive euthanasia. Passive euthanasia means withdraw the life support system and withdraw the medical assistance of the patient and allow to die the patient. Is it permitted in India or not? That is the another question. But there are some guidelines related to this. If done with consent, then it is not allowed in India. But if done without consent, then how allowed in India? And what are the guidelines related? Guidelines क्या है पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड? जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जो पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, गार्जियन जो हैं वो एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे, बोनाफाइडली रिक्वेस्ट होगी, कोई मैलिफाइड इंटेंशन के साथ नहीं होगी। वो रिक्वेस्ट रेज की जाएगी किसको? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को, ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट का पर्सन जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में है, एंड उसकी पैसिव यूथनेसिया की एप्लीकेशन हम हाई कोर्ट में लगाओगे टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो एक कमेटी बनाएंगे 2 सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की। एंड जो 2 सिटिंग जजेस जो हाई कोर्ट की हैं वो क्या करेंगे? वो कंसल्ट करेंगे टू बोर्ड का जो है डॉक्टर्स की जो टीम है उनके साथ। देन उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उसके बाद देन दे डिसाइड कि passive euthanasia is allowed in this particular matter. और सेकंड केस जो आया हमारे सामने वो आया कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, 5 जजेस बेंच ऑन जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा। इस केस में पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस दी गई। अब
अब ये देखो 2011 में गाइडलाइन आई, फिर 2018 में गाइडलाइन आई। अब इससे क्या हमें डिक्लेयर हो रहा है कि एक्टिव यूथनेसिया तो अलाउड नहीं है इंडिया में, बट पैसिव यूथनेसिया समहाउ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू अलाउड किया जा रहा है। लेकिन इसका कोई वो नहीं है, कोई लॉ नहीं पर्टिकुलर अभी तक पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया, ना ही कोई कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि इस पर कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए जिससे कि ये अलाउड हो, इच्छा मृत्यु या नहीं। बट ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि दैट इज़ परमिटेड इन इंडिया बाय द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इसमें गाइडलाइन क्या थी कि इफ़ अ पर्सन जो मतलब अब पर्सन लाइक ए जो है वो क्या करता है अपने लाइफ टाइम में एक लिविंग विल बनाता है। लिविंग विल मतलब विल अपनी एक मतलब इच्छा जाहिर करता है कि इन 1% कभी मैं कोमा में चला जाऊं या एक ऐसे अनकॉन्शियस स्टेट में या एक वेजिटेटिव स्टेट में जिससे मेरा बाहर आना इम्पॉसिबल हो और इरिवर्सिबल स्टेट हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता, या मुझे कोई ऐसी बीमारी कि मैं बहुत अनकॉन्शियस हूँ, पता नहीं कितने सालों में बाहर आऊँगा और क्या सीन है। तो उस केस में गाइडलाइंस दी गई कि अगर एक पर्सन ए जो है वो लिविंग विल बना के जाता है कि इफ़ इन केस वो वेजिटेटिव स्टेट अलाउ किया जाए टू डाई और टू विड्रॉ द मेडिकल असिस्टेंस और मेडिकल सपोर्ट विड्रॉ किया जाए। और ये कौन कर सकता है? एडल्ट कर सकता है, कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, वो कर सकता है एक पर्सन कि वो विड्रॉ कर सके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एंड अलाउ टू डाई विद डिग्निटी के साथ आर्टिकल 21। और इसके लिए हमें हाई कोर्ट से कोई परमिशन लेने की नीड नहीं है क्योंकि वो लिविंग विल बना के गया है खुद से। अब एक रजिस्टर्ड विल होगी, ऑब्वियस ही बात है। इसको अगर कोई भी मतलब विद प्रॉपर अपने केस के बारे में, हमने 2011 के केस को पढ़ लिया, 2018 के केस को पढ़ लिया, और वापस आते हैं अपने रीसेंट केस जो हरीश राणा का केस हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें कोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स थी, जो भी हमने इशूज़ फर्स्ट पहले जो डिस्कस किए थे उसमें क्या क्या फाइंडिंग थी। पहला इशू जो था इज द फीडिंग ट्यूब जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। येस, ये कोर्ट ने कंक्लूड किया कि हाँ एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और इट कैन बी विड्रॉन, लीगली विड्रॉ किया जा सकता है और बेसिक केयर दी जाए। मेडिकल बोर्ड्स ने फाइंडिंग दी कोर्ट को, क्या क्या फाइंडिंग दी। पहली फाइंडिंग जो दी हुई थी कि इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज था, persistent vegetative state थी। सेकेंड persistent vegetative state थी for 13 years, ट्रीटमेंट फ्यूटाइल था, इरिवर्सिबल थी, कोई भी मतलब बेसिकली कोई भी चांसेस नहीं थे उसके वापस आने के। इसमें कोर्ट ने एक प्रिंसिपल दिया, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट प्रिंसिपल। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट प्रिंसिपल का मीन्स यहाँ पे ये था कि कोर्ट इज नॉट डिसाइडिंग वेदर द पेशेंट शुड डाई बट द कोर्ट डिसाइड वेदर द ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू और नॉट। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि उसकी डेथ कॉज कर देनी चाहिए, बट कोर्ट ये कह रहा है कि जो ट्रीटमेंट कोर्ट एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को चल रहा है क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्या उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। डिग्निटी वर्सेस मेयर सर्वाइवल का भी एक प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर डिस्कस किया, कहा कि लाइफ जो है वो इज़ नॉट जस्ट बायोलॉजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, उसकी डिग्निटी भी मैटर है। सिर्फ ये नहीं है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, वो कितने सालों से है, वो चला ही जा रहा है, बेड रिडन है बिल्कुल, लेकिन हमसे डेथ कॉज मतलब उसको नेचुरली डेथ नहीं दे सकते खुद से। ये कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि पैसिव यूथनेसिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मतलब पैसिव यूथनेसिया कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो अलाउड है इंडिया में। इसका मतलब ये कि हरीश राणा के केस में हम क्या कह रहे हैं कि विड्रॉ द मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट कॉज डेथ, बट अंडरलाइंग हम उसको डेथ कॉज नेचुरली वो डेथ कॉज करेगा। ये नहीं है कि हमने मतलब बोल दिया कि हम विड्रॉ कर मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो डेथ कॉज हो गई, नहीं। अब हम उसको क्या करेंगे कि विड्रॉ कर देंगे, उसका जो भी मेडिकल सपोर्ट था जिसके थ्रू उन्होंने 13 ईयर्स अपना निकाला है उसको हम अलाउड कर रहे हैं और नेचुरली उनकी डेथ कॉज होगी जो भी मतलब। तो इसका मतलब हमें समराइज़ किया है कि लाइफ एंड डेथ ऑलवेज हैंड्स इन गॉड, हमेशा ये भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, और ये इसका रहस्य कोई नहीं जान सकता। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें क्या नहीं समझ आया है, और अगर समझ आया है देन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।